हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से आप सभी लोग क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये आज की क्लास थ्योरी क्लासेस होने वाली आप सभी लोग का हिस्ट्री का। इससे पहले एक क्लासेस हो चुकी है, आज ये दूसरा क्लास है। तो जितने भी क्लास आपके होंगे, जितने भी क्लास होंगे, सारे क्लास में बने रहिएगा। तो पिछले क्लास को जो नहीं देखे जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपको यूट्यूब पर झारखंड जीएस के एमसीक्यू मिलेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के मिलेंगे, हिस्ट्री का अभी ये थ्योरी क्लासेस आपकी चल रही है। तो जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को, वो सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब लाएंगे भाई। थ्योरी पढ़ लो भाई, पहले थ्योरी पढ़ लो, सभी चीज़ों को धीरे धीरे हम लाएंगे आप सभी लोगों के सामने, ठीक है। चलो, तो आज हम बात करें किसके बारे में? इतिहास के बारे में। क्या हमारा इतिहास, इसे लोग बोलते हिस्ट्री। क्या कहेंगे? हिस्ट्री। और हिस्ट्री के बारे में हमने पहले क्लास में बता दिया था हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का फादर कौन है। तो यहां का जो टॉपिक हमारा आज है, इतिहास के जानने के, इतिहास के जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत, यही हमारा आज का क्या है, टॉपिक है। पिछले क्लास में भी हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर जाना था इस क्लास के माध्यम से। ये हमारा टॉपिक है। तो जब भी हम इतिहास के जानने की स्रोत की बात करेंगे तो दो सोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कितने सोर्स मिलेंगे? दो सोर्स। पिछले क्लास में ही हमने बताया था आपको कि कितने सोर्स होंगे हमारे? दो सोर्स। हाँ ये ना। चलो, एक जो सोर्स हमारा है वो है पुरातात्विक स्रोत। पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, जिसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है हमारा? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। पहला सोर्स हमारा हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल। क्लियर है? और दूसरा जो सोर्स है वो हमारा होगा साहित्यक। दूसरा सोर्स हमारा है साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। दूसरा स्रोत हो गया साहित्य, इसे हम बोलेंगे लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। ये हमारा क्या है? दूसरा सोर्स। यहां तक क्लियर सभी को? कोई दिक्कत? तो ये दो प्रकार की सोर्सेस आपको यहां पर देखने को मिलती है। और पुरातात्विक स्रोत और हमारा साहित्यिक स्रोत है। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आपको यहां पे देखने को मिलेंगे अभिलेख। क्या मिलेंगे? अभिलेख। यहां पर मिलेंगे आपको सिक्के, सिक्के मिलेंगे, स्मारक एवं भवने, स्मारक एवं भवने, स्मारक एवं भवने। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे चित्रकला, चित्रकला मिलेगा यहाँ पे मोहरे, मोहरे को हम लोग बोलते हैं स्टाम्प, है ना, स्टाम्प। तो ये सारे जो चीजें हैं हमारी कैसी है? पुरातात्विक चीज है। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए सभी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है ना? देखिए जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाए, बहुत ही कम लोग जुड़े हैं क्लास में, है ना। चलिए, तो हमने क्या बोला, इतिहास के जानने के सोर्स हमारे पास कितने हैं? दो मिलेंगे, पुरातात्विक और साहित्यिक। और इसमें कौन कौन से चीजें आएंगे, इसमें कौन कौन से चीजें आएंगे, वो सभी चीजों के बारे में हमने पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं।
पिछले क्लास में हमने बता दिया है आपको कि क्या क्या चीजें इसमें क्या है शामिल है। तो यहां पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना सोर्स, ये किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम जो बात करेंगे, अभी जो हम बात करेंगे वो हमारा है अभिलेख। अभिलेख, और जिसको हम लोग बोलते हैं इनक्रिप्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनक्रिप्शन, इसी को कहा जाता है रिकॉर्ड। ठीक है, अभिलेख का मतलब क्या हो गया इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन इसी को हम बोलते हैं रिकॉर्ड। क्या कहेंगे रिकॉर्ड। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे अभिलेख के बारे में कि भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है, अभिलेख क्या होता था, विश्व का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा था, किस किस राजाओं के समय कौन कौन सा अभिलेख आया, किस अभिलेख का क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं, वो सभी बिंदुओं पे हम लोग आज के क्लास के माध्यम से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो चलते हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, चलो तो अब अभी हमारा जो टॉपिक है वो है अभिलेख। अभिलेख इंक्रिप्शंस, इसे कौन बोलते हैं रिकॉर्ड। क्या कहेंगे रिकॉर्ड, इंक्रिप्शन या रिकॉर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। मतलब अगर देखा जाए तो ये हमारे कैसा सोर्स है, ये एक पूरा तात्विक स्रोत है, ये पुरातात्विक स्रोत है। इट इज आर्कोलॉजिकल एविडेंस, ये हमारे क्या है आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। और अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन, अध्ययन मतलब यहां पे क्या हो गया स्टडी। चलिए अभिलेखों का अध्ययन, तो अभिलेखों का अध्ययन कहा जाता है इपिग्राफी। इपिग्राफी, इसको एपिग्राफी भी बोलेंगे, एपिग्राफी। ये बहुत बड़ा एग्जाम पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर इपिग्राफी। तो हमने क्या बोला कि जो अभिलेख हमारा है वो कैसा सोर्स है, पुरातात्विक है, मतलब आर्कोलॉजिकल सोर्सेस है। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा एपिग्राफी कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि एपिग्राफी एक्चुअल में था क्या, मतलब इंक्रिप्शन एक्चुअल में था क्या, रिकॉर्ड क्या था। तो देखिए रिकॉर्ड शब्द से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि आज के समय में फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है और बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स है। कुछ भी चीजें होते हैं तो हम लोग कहाँ पे डालते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं, और जिससे आसपास के लोग, देश विदेश के लोग उस चीजों के बारे में जान पाते हैं। तो जब प्राचीन समय की बात करेंगे तो प्राचीन समय में न फेसबुक था, न यूट्यूब, न इंस्टाग्राम, है ना, न स्नैपचैट, कुछ भी नहीं था। तो उस समय राजे महाराजा हुआ करते थे। तो राजा महाराजा लोग अपने समय में जो भी चीजें करते थे उस चीजों को पत्थरों पर, शिलाओं पर, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर खुदवा देते थे, जिससे आने वाला पीढ़ी जान सके कि वो राजा कितना महान था, वो राजा कौन कौन से युद्ध लड़ा, वो राजा किसको मार मार के घोलटा दिया। समझे बात को। तो उस राज्य के बारे में, उस राज्य के बारे में, उस राजा के बारे में, उसके सभी चीजों के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती थी प्राचीन काल में, तो इंक्रिप्शन से मिलते थे। मतलब एक समझ लीजिएगा कि आज की तरह फेसबुक होता है, आज की तरह वो क्या है इंस्टाग्राम की तरह है, कौन सा इंक्रिप्शन। देखिए आज भी हम लोग जाते हैं कहीं घूमने के लिए, पार्क जाते हैं ना जी, कहीं जंगल जाते हैं
तो देखते हैं ना, पार्क जब लोग जाते हैं तो देखिए पेड़ जो होता है, पेड़ में खोद खोद के क्या बना देते हैं, दिल, आई लव यू, आई मिस यू, है, दिल लिख देते हैं। बहुत सारे लोग देखे जाते हैं कहीं पर, फोन नंबर लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं, क्या सोच के लिखते हैं? सोचिए आप कि जो हम चीज लिखे वो कोई पढ़े, अच्छा फील हो, है ना। तो उसी प्रकार से देखिए पहले के समय में राजा रजवाड़े लोग या राजा महाराजा लोग लिखवाते थे अपने सभी चीजों को। कोई दिक्कत है? चल, समझ आ रहा कि नहीं? हाँ, हाँ सब्जी, ठीक है। तो ये कहां पर खुदवाए जाते थे? अभिलेख जो हमारे थे, अभिलेख, अभिलेख इन चीजों पर, इन चीजों पर खुदवाए जाते थे, खुदवाए जाते थे, खुदवाए जाते थे। अब सवाल उठता है कि वो चीजें कौन कौन थी, वो चीजें कौन कौन थी। अब सवाल तो ये उठता है कि वो चीजें कौन कौन थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि वो जो चीजें हमारे कहां पर होते हैं, पाषाण शिला, पाषाण शिलाओं में, पाषाण शिलाओं में, ठीक है। मिलेगा स्तंभों में, स्तंभों में, दीवारों में, क्या है, दीवारों। मतलब आप इतना ये समझिएगा कि कोई भी कठोर चीज, कोई भी कठोर चीज जिसमें लिखने पर वो क्या है, न टूटे। बताइए कि पाषाण टूटेगा? पिलर जो होते, पिलर में भी लिखवाए जाते थे, और क्या होते थे, दीवार होते थे, है ना जी। और क्या होता था, ताम्रपत्र होता था, ताम्रपत्र, तांबा का जो पत्र हो, ताम्रपत्र भी देखने को मिलता था, हाँ या ना, ताम्रपत्र। तो ये सभी चीजों में खुदवाए जाते थे, किसको, अभिलेख को। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई दिक्कत है? और यहां तक कि प्रतिमा जो होता है ना, प्रतिमाओं में भी होता था, प्रतिमाओं, प्रतिमाओं और इत्यादि, और बहुत सारी चीजें हैं जहां पे से खुदवाया जाता था। ये क्लियर हो गया आपको कि अभिलेख क्या होता है? तुमने बोला कि अभिलेख एक पुरातात्विक स्रोत है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख इन चीजों पर खुदवाए जाते हैं, जिसमें पाषाण शिला, स्तंभ, दीवार, ताम्रपत्र, प्रतिमाएं और बहुत सारे क्या थे, इत्यादि में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत है कि नहीं को यहाँ तक? चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। थोड़ा सा आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हुए हैं ना। अब ये तो समझ में आ गया कि क्या था क्या नहीं था। अब सवाल उठता है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा था? भारत का, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख, अभिलेख, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख, यहां पे बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे। वो था हमारा हड़प्पा सभ्यता का। क्या था? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का जो अभिलेख है प्राचीन है, बट ये क्या है, अपठित अभिलेख है, अपठित अभिलेख। अपठित का मतलब होता है किस अभिलेख को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है कि एक्चुअल में ये लिखा क्या है। तो जब प्राचीन की बात की जाए, जब अपठित की बात की जाए, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। अब इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि सबसे पुराना क्या है, पठित है। ये है, ये सबसे प्राचीन अभिलेख। अब देख पा रहे होंगे, सबसे प्राचीन।
जिसको आज तक डिकोड नहीं किया गया है कि क्या लिखा गया है। और मान लेते हैं कि भविष्य में अगर हम इसे पढ़ भी लेते हैं तो हो सकते हैं कि पूरा इतिहास ही क्या हो जाए, बदल जाए। अब देखे होंगे हड़प्पा सभ्यता से पहले विद्वानों को, लोगों को यह लगता था कि सबसे पुराना जो अभिलेख है वो किसका, सबसे पुराना जो सभ्यता है वो है वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता। और जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो विद्वानों के सोच पर पानी फेर गया और पता चला कि आर्य सभ्यता से भी एक प्राचीन सभ्यता जो हमारी क्या है, हड़प्पा सभ्यता। तो अभी हम लोग बोलते हैं कि सबसे पुराना पठित अगर इंक्रिप्शन की बात करें वो है अशोक का। पर अगर सपोज के पढ़ लिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे तो भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है, हड़प्पा सभ्यता का है, जो अपठित अभिलेख है। अब देख पा रहे हैं डायग्राम में, सिर्फ टुकुर टुकुर देखिए, अब समझ नहीं सकते एक्चुअल में इसमें क्या लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है, हड़प्पा कोई दिक्कत है? चलो इस चीज को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट करें, आगे बढ़े, नोट डाउन करते हुए चलिएगा सभी चीजों को। और वहीं जब हम लोग बात करेंगे प्राचीन पठित अभिलेख, प्राचीन पठित अभिलेख है ना, प्राचीन पठित अभिलेख। तो वो अभिलेख आपको देखने को मिलता है किसका है, अशोक का। किसका है, अशोक का, सम्राट अशोक का, सम्राट अशोक का। ठीक है, तो प्राचीन पठित अभिलेख कौन हमारा, सम्राट अशोक का। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे दो प्रकार सवाल पूछा गया कि सबसे प्राचीन और पठित अभिलेख तो हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जब आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना पठित अभिलेख तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो अशोक का। कोई दिक्कत है? चलो, है ना। और इसकी अगर भाषा की बात करें कि भैया चले ये तो सबसे पठित अभिलेख है, इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा लेगी प्राकृत। भाषा क्या है, प्राकृत। और वही अगर बात करें लिपि की बात करेंगे, लिपि, लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, लिपि का मतलब स्क्रिप्ट। तो लिपि इसकी क्या है, ब्राह्मी। लिपि क्या हो गई, ब्राह्मी। तो लैंग्वेज प्राकृत और लिपि क्या हो गई, ब्राह्मी। कोई दिक्कत है? यही सबसे पुराना है ना। और मौर्य काल में अगर देखा जाए, मौर्य काल में, तो मौर्य काल में हमारा क्या था, ब्राह्मी देखने मिलता था। मौर्य काल की लिपि, प्रमुख लिपि, मौर्य काल की प्रमुख लिपि थी। ठीक है, मौर्य काल की प्रमुख लिपि। कोई दिक्कत है? चलो, अब सवाल उठता है यहां पे, हमने क्या बोला, पठित अभिलेख। तो 1837 में आप लिख सकते हैं यहां पर 1837 में, 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख का मतलब क्या हो गया, रिकॉर्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन। अभिलेख को पढ़ा था, कोई दिक्कत? तो 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज हमारे थे। और किस अभिलेख को पढ़ा, तो याद रखिए दिल्ली टोपरा अभिलेख। तो कौन सा अभिलेख था, अभिलेख कौन सा था यहां पर,
मतलब इंक्रिप्शन, कौन सा इंक्रिप्शन था? दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली टोपरा अभिलेख। ठीक है, कोई दिक्कत है किन्हीं को यहां तक? इस ख्याल रखिएगा। तो ये जो इंक्रिप्शन हमारा कौन सा था, है ना, दिल्ली टोपरा अभिलेख। कोई दिक्कत है? तो हमने क्या बोला, दिल्ली टोपरा अभिलेख। तो दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था, कहीं पूछ देगा, ये तो सब जानते कौन सा अभिलेख, तो दिल्ली टोपरा अभिलेख। मत टोपरा, देखिए टोपरा एक जगह है हरियाणा में, अंबाला का नाम सुनोगे आप लोग, अंबाला में है ना, तो दिल्ली टोपरा, इसका नाम क्या पड़ गया, दिल्ली टोपरा अभिलेख। ठीक है, पर यहां पे नोट वाली बात है, नोट वाली बात क्या इंपॉर्टेंट यहां पे समझिएगा, यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए खोजा तो गया था, यहां पे समझिएगा, यहां पे पढ़ा गया सबसे पहला दिल्ली टोपरा अभिलेख, पर जो सबसे पहला अभिलेख खोजा गया था वो था हमारा कौन सा बताइए, दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, चलो खोजा गया पहला अभिलेख, खोजा गया पहला अभिलेख, तो खोजा गया पहला अभिलेख हमारा कौन हो जाएगा, दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली मेरठ अभिलेख, क्या हो गया, दिल्ली मेरठ अभिलेख। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने क्या समझा यहाँ पर कि सबसे पुराना अपठित अभिलेख किसका है, हड़प्पा सभ्यता का। सबसे पुराना पठित अभिलेख कौन हमारा हो गया, तो दिल्ली टोपरा अभिलेख। इसी को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। और पहला खोजा गया पहला अभिलेख हमारा कौन है, दिल्ली मेरठ अभिलेख। कोई दिक्कत है बताइए, है ना। दिल्ली टोपरा अभिलेख, हाँ ये ना, क्लियर है। चलिए समझ आ रहा सभी को, हाँ या ना। यस सर। देखिए सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना आपको, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिए क्या है कहानी, है ना। आपने सुना होगा जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़िएगा तो एक नाम सुना होगा आप लोग, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए ये जो अभिलेख था पहले था कहाँ, मेरठ में। कहाँ था, मेरठ। और मेरठ थे, इसे लाया गया कहाँ, दिल्ली। कहाँ पे लाया गया था, दिल्ली। और दिल्ली लाने काम किया फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ना, दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो मेरठ से दिल्ली किसने लाया यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक ने। इसीलिए हम बोलते इसको क्या, दिल्ली मेरठ अभिलेख बोलते हैं कि नहीं। चलो हो गया, तो इसको याद रखिएगा, दिल्ली मेरठ अभिलेख। मत दिल्ली मेरठ अभिलेख अगर देखा जाए एक प्रकार से तो ये क्या हमारा एक स्तंभ लेख है, या स्तंभ लेख। स्तंभ लेख मतलब पिलर, ये क्या स्तंभ लेख। कोई दिक्कत है कि नहीं को, हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है सर। चलो चलिए शाश्वत क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखिए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। और यहां पे लिख लीजिएगा नोट में कि अशोक अभिलेख को
अशोक के अभिलेख को सबसे पहले खोजा था। सबसे पहले खोजा था। तो देखिए 2-3 टाइप के सवाल होते हैं कि पहले खोजा किसने, है ना, तो याद रखिएगा थ्री फैटलर। क्या नाम है? थ्री फैटलर। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो हमने क्या बोला, अशोक का अभिलेख को सबसे पहले किसने खोजा था? थ्री फैटलर ने। खोजा का पहला अभिलेख कौन था? दिल्ली मेरठ अभिलेख। पढ़ा हुआ सबसे पहला अभिलेख कौन है? दिल्ली टोपरा अभिलेख। और हमने बताया टोपरा कहां पर है? अंबाला, हरियाणा में। और फिरोज शाह तुगलक ने देखिएगा कि टोपरा अभिलेख को भी कहां पे लाया? दिल्ली। और मेरठ अभिलेख को भी कहां लाया? दिल्ली। इसलिए देखिए इसको बोलते हैं दिल्ली टोपरा अभिलेख और दिल्ली मेरठ अभिलेख। कोई दिक्कत किन्हीं को यहां तक? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, है ना। चलिए तो अशोक ने देखा जिसमें अशोक से पढ़ा था, और जो किस लिपि में था? ये ब्राह्मी लिपि में था, ये भी याद रखिएगा, ये ब्राह्मी लिपि में था, ये ब्राह्मी लिपि में था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। यहां तक क्लियर सभी को? अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है? अशोक का। और कितना पुराना है? 300 BC। सोचिए 300 BC ये पुराना है अशोक का अभिलेख। कोई दिक्कत है किन्हीं को? अशोक का। पर ये जो सबसे पुराना, ये कैसा हमारा है? ये अभिलेख कैसा है हमारा, बताइए? तो ये पठित अभिलेख है, लिख सकते हैं आप, या तो सबसे प्राचीन अभिलेख हमारा कौन है? अशोक का। चलिए छोड़िए इसको, पठित तो वहां लिख ही दिए। तो सबसे पुराना अभिलेख अशोक का। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है। अब सवाल उठता है कि अशोक का अभिलेख किस किस लिपि में पाई गई है? तो नेक्स्ट यहां पे लिखिएगा, अशोक के अभिलेख द इंक्रिप्शन इस लिपि मतलब स्क्रिप्ट में पाई गई है। क्या पाई गई है? तो वो स्क्रिप्ट हमारी कौन कौन है समझिएगा, वो कौन कौन है? एक मिलेगा आपको ब्राह्मी, ठीक है। दूसरा है खरोष्टी, है ना, खरोष्टी। इसके बाद अरमाइक, और चौथा यूनानी, ऐसे बोलेंगे ग्रीक, या ग्रीक। ये 4 प्रकार की लिपि में अशोक इंक्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये 4 लिपि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी हमने बताया
कि जेम्स प्रिंसेप ने जो सबसे पहला अभिलेख पढ़ा था अशोक का, वो किस लिपि में थी? ब्राह्मी लिपि में थी। हाँ या ना? चलिए, अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना? हाँ कि नहीं? चलिए, हो गया। और दूसरी बात यहां पे याद रखिएगा कि अशोक को अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी कहा गया। अशोक को अभिलेखों में क्या कहा गया? देवनाम प्रियदर्शी। और देवनाम प्रियदर्शी का जो मीनिंग होता है ना, इसे कहा जाता है देवों का प्यारा। देवों का प्यारा, ये सुंदर मुख वाला, ये सुंदर मुख वाला, क्या कहेंगे? तो देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे? देवों का प्यारा, इसे कहते हम लोग सुंदर मुख वाला। सुंदर मुख वाला मतलब होता है सुंदर देखने वाला। ठीक है, चलो तो घर से फोन आ गया था, बार बार फोन आ रहा था पापा का। चलिए, चलिए झारखंड पढ़ाएंगे, झारखंड भी पढ़ाएंगे ना, झारखंड पढ़ाएंगे। हाँ, देवों का प्यारा कहा जाता है, देवों का, ठीक है, देवों का प्यारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इसे क्या कहा था? देवों का प्यारा। क्लियर? देवों का क्या कहा जाएगा? प्यारा। तो कभी कभी कहा जाता है कि देवनाम प्रियदर्शी किसे कहा गया है? तो सम्राट अशोक को। और देवनाम प्रियदर्शी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देवों का प्यारा होता है। कोई दिक्कत है? चलिए, अब यहां पे याद रखना, कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम, अशोक का नाम क्या है? अशोक। कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक आपको देखने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट है कि वो अभिलेख हमारा कौन कौन है, वो अभिलेख कौन कौन है। तो एक मिलेगा आपको मास्की, ठीक है, गुर्जरा, निट्टूर, और मिलेगा उदय गोलम। विजिबल है कि नहीं, देख पा रहे कि नहीं बताइए। अगर नहीं देख पा रहे तो हम फिर दूसरे स्लाइड में लिखेंगे इस चीजों को, है ना। चलिए, अशोक है, बताइए क्या होगा? क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे कि नहीं क्लियर है? दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि मास्की जो है कहाँ पर है? कर्नाटक में। मास्की कहाँ पर है? कर्नाटक। गुर्जरा मिलेगा दतिया जिला एमपी। निट्टूर कहाँ पर आपका? कर्नाटक में। उदय गोलम कहाँ पर है? कर्नाटक में। इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखिएगा। तो मास्की कहाँ? कर्नाटक। गुर्जरा कहाँ हो जाएगा आपका? दतिया एमपी। निट्टूर कर्नाटक। उदय गोलम कहाँ पर है? कर्नाटक। मतलब 4 अभिलेख अशोक के ऐसे है जहां पे अशोक का नाम क्या है? अशोक है। और
सारे अभिलेख में अशोक का नाम क्या है? देव नाम प्रियदर्शी, जिसे हम लोग बोलेंगे देवों का प्यारा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है कि नहीं? कोई यहाँ पर बताइए। ठीक है, चलो, है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो कितने लिपि मिले? तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ब्राह्मी की अगर बात करेंगे तो ब्राह्मी में कैसे होता था? ब्राह्मी में कैसे लिखते थे हम लोग? इसमें कैसे लिखा जाता था? लेफ्ट टू राइट, ये भी याद रखिएगा। ब्राह्मी में कैसा होता? लेफ्ट टू आर होता था, याद रखिएगा। ठीक है, चलो। और खरोष्ठी में क्या हो जाता था? राइट टू लेफ्ट। ये भी कभी पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट। खरोष्ठी कैसा? राइट टू लेफ्ट। और ग्रीक की बात करेंगे तो ग्रीक आपका क्या मिलेगा? लेफ्ट टू आर, एल टू आर। मतलब एल का मतलब यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट, और आर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? राइट हो जाएगा। और जब अरमाइक की बात करेंगे तो अरमाइक आपको क्या मिलेगा? लेफ्ट टू आर टू एल। ये भी याद रखना आपको। क्लियर सभी को? समझ में आ रहा है? चलिए, गुड इवनिंग आरसी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। याद है यहाँ पे? चलिए, इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है? चलिए, तो मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग ज्यादा होता था? ब्राह्मी लिपि का। हम पहले बता दिए थे, हम आपको कहीं लिखे थे कि मौर्य काल में क्या प्रमुख लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। ठीक है, और जो पढ़ा था सबसे पहला अभिलेख वो भी क्या था हमारा? ब्राह्मी लिपि में ही आपको देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए सर 4 नंबर क्या लिखे हैं? 4 नंबर उदय गोलम। उदय गोलम, उदय गोलम, उदय गोलम एक जगह है ना। उदय गोलम एक जगह है कर्नाटक में, और कर्नाटक में ये उदय गोलम पड़ता बेल्लारी जिला, एक जिला वहां पर बेल्लारी, नाम सुनेंगे आप लोग, बेल्लारी जिला। तो बेल्लारी जिला में आपको मिलता है उदय गोलम, उदय गोलम लिख लीजिएगा, उदय गोलम। क्लियर सभी को? चलिए, अब क्लियर है ना? चलिए, नेक्स्ट यहां पर है कि डी आर भंडारकर, डी आर भंडारकर नामक विद्वान ने डी आर भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक के जीवनी लिखने का प्रयास किया। है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपके लिए डी आर भंडारकर, ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी आर भंडारकर। ठीक है, डी आर भंडारकर, समझ आ रहा? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पे देखिएगा 2 टाइप के सवाल यहां पर हुए कि अशोक का अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। सवाल ये रहेगा कि अशोक का अभिलेखों के आधार पर अशोक के जीवन को लिखने का प्रयास, इतिहास को लिखने का प्रयास किसने किया? ठीक है, चलिए, अशोक का इतिहास लिखने का, इतिहास होगा यहाँ पे जीवन ने इतिहास। ठीक है, इतिहास क्या था? इतिहास, ये हो गया। और सवाल यहां पर यह भी था कि अशोक अभिलेख को सबसे पहले किसने खोजा? 3 फैथलर। तो खोजा किसने? 3 फैथलर ने। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों के आधार पर उसके इतिहास को लिखने का प्रयास किसने किया? डी आर भंडारकर ने। सबसे पुराना अभिलेख किसका है? अशोक का, जो कितना पुराना है? 300 BC। और सबसे पुराना अभिलेख
होगा तो हड़प्पा सभ्यता का, जो हमारी क्या अपठित, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। कोई दिक्कत है कि नहीं को यहाँ तक? हाँ डियर भंडारकर, है ना। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख, है ना। तो ये मिलेगा आपका बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोगज कोई अभिलेख। और ये अभिलेख है कहां पर? एशिया माइनर में, एशिया माइनर में। और ये कितना पुराना है? 1400 BC, 1400 BC प्राचीन है। ये 1400 BC क्या है? प्राचीन है। सोचिए 1400 BC, सोचिए इस 1400 BC की अगर हम लोग बात करें, इस समय भारत में किसका समय था? वैदिक सभ्यता का समय था। जब आप वैदिक सभ्यता हम पढ़ाएंगे आपको, तो वैदिक सभ्यता, इसको हम आर्य सभ्यता बोलते हैं। और आर्य सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। और ऋग वैदिक का जो पीरियड है 1500 से 1000 BC, और उत्तर वैदिक का पीरियड है 1000 से 600 BC। तो ये एक चीज गौर कीजिएगा कि जिस समय हमारे भारत में ऋग्वेद का पीरियड चल रहा था, उस समय का क्या है हमारा अभिलेख है? कौन सा? बोगज कोई अभिलेख। अब यहां पे गौर कीजिएगा, यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है कि इस अभिलेख में वैदिक देवता का उल्लेख है, वैदिक देवता का उल्लेख है। क्लियर है? और कितने वैदिक देवता का उल्लेख है? 4। यहाँ पे 4 वैदिक देवता का उल्लेख आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 4 वैदिक देवता का उल्लेख यहाँ पर आपको इस अभिलेख में देखने को मिलता है। कहां पर? बोगज कोई अभिलेख में। तो मिलेगा मित्र, एक लिख लीजिएगा, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। ये 4 हमारा क्या है? वैदिक देवता है, जिसका जिक्र बोगज कोई अभिलेख में है। किसमें? बोगज कोई अभिलेख में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो मित्र, वरुण, इंद्र, नासत, इस अभिलेख में देवता का उल्लेख है कितने? 4। कितने भी देता है? 4 हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला? 1400 BC। तो इस अभिलेख से नेक्स्ट लिख सकते हैं, इस अभिलेख से इंक्रिप्शन से वैदिक समय का, है ना। अभी हमने थोड़ा पहले बताया किस अभिलेख से ऋग्वेद की, मतलब यहां बोल सकते हैं इस अभिलेख से वैदिक समय, या आप यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वैदिक समय, या आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है, ना। तो ऋग्वेद का पीरियड भी कहाँ है? अगर ऋग्वेद की पीरियड अगर हम बात करेंगे, वैदिक की अगर पीरियड की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वैदिक का पीरियड कब है?
अगर वैदिक समय की बात करें, ऋग्वेद की बात करें, तो ये मिलता है आपका देखने को 1500 से 620। तो 1500 से 620 से हमारा क्या रहा है, ऋग्वेदिक पीरियड रहा है, मतलब वैदिक पीरियड रहा है। इसी बीच का देखिएगा ये हमारा बोगज कोई अभिलेख है ना। चलिए, गुड इवनिंग। तो आप यहां पर ये मान सकते हैं कि बहुत से विद्वानों का मानना है कि आपने एक नाम सुना होगा आर्य, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का नाश होने के बाद जिस एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ भारत में, और वो हमारी थी हड़प्पा सभ्यता। नहीं, हड़प्पा सभ्यता का खत्म होने के बाद एक जो नवीन सभ्यता का शुरुआत हुई वो हमारी थी आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का ज्ञान हमें वेद से होता है ना। और आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। आर्य का मतलब क्या हो गया, श्रेष्ठ। और आर्यों के बारे में कहा जाता है कि आर्य जो है वो कहां से आए थे, मध्य एशिया से। ये किसने कहा था, मैक्स मुलर ने। तो ये हो सकता है कि जो आर्य थे वो कहां से आए थे, मध्य एशिया से, क्योंकि मध्य एशिया में जो बुक है हमारा, जैसे एक बुक है वहां पे हमारा बुक हमारा कौन है, वेद है, ठीक है। और वहां पे भी एक बुक है, उसकी बहुत सारी बातें क्या होती है, वेद से मिलती जुलती है। फिर हमने बोला कि हमारे ऋग्वेद की तिथि क्या है, वैदिक पीरियड का तिथि 1500 से 620, मतलब इसको दो भागों में हम बांटेंगे, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक। और ऋग्वेदिक का पीरियड है 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक का पीरियड है 1000 से 620, ठीक है। तो हमारा जब ऋग्वेदिक चल रहा था इंडिया में, उसी समय का अभिलेख हमारा कौन है, बोगज कोई अभिलेख है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों कनेक्टेड है प्राचीन समय में, ठीक है। और यहां पे गौर कीजिएगा कि एक बुक है, ईरानी बुक है, इसका नाम अवेस्ता, एक ईरानी किताब है अवेस्ता, और उसकी बहुत सारी बातें यहां पे लिख लीजिएगा। ईरानी ग्रंथ अवेस्ता जिसकी बहुत सारे बातें ऋग्वेद से मिलती है, ईरानी ग्रंथ, इसका नाम है अवेस्ता। एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवेस्ता। एक इंपॉर्टेंट किताब है, और किससे मिलती है, ऋग्वेद से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ या ना। चलिए, हाँ, सिमिलर बहुत सारे क्या है, सिमिलर यहाँ पे मिलेंगे। हाँ, मध्य एशिया से, क्या मिलेगा, मध्य एशिया से, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद की बहुत सारी बातें किस ग्रंथ से मिलती है, तो याद रखिएगा अवेस्ता। और अवेस्ता कहाँ ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक है कि नहीं को, क्लियर सभी को, है ना। चलो, अब हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख, सम इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन ऑफ इंडिया। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मेन देखिए, अभिलेख बहुत सारे हैं, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उस समय सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहला हाथी गुम्फा अभिलेख। एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, मतलब हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन। और एक शासक की बात करें, शासक है खारवेल, क्या है, खारवेल। ये पूछता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख
किस शासक संबंधित है, याद रखिएगा खारवेल। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत। और इसी अभिलेख में, इस अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख है, भारतवर्ष का क्या है, उल्लेख है। और साथ ही साथ जनगणना इसे बोलते हैं सेंसस का भी उल्लेख है, सेंसस का भी क्या है, उल्लेख है। सेंसस को भी इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, और ये जो अभिलेख है ये है कहां पर हमारा, उदयगिरी। तो उदयगिरी कहाँ है, उड़ीसा। कहां पर है, उड़ीसा। ये कौन सा अभिलेख हमारा है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, चलो, ये हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो उदयगिरी है। और अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में। तो हमने क्या देखा, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसका संबंध खारवेल से है, ये प्राकृत भाषा में है, ये उदयगिरी उड़ीसा में है। इस अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख है और जनगणना का भी उल्लेख भी इसी अभिलेख में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत है। तो शासक यहाँ पे खारवेल है, खारवेल मतलब इसके शासन से संबंधित विवरण है, इसके शासन से संबंधित विवरण, इसके शासन से संबंधित विवरण है। तो खारवेल के शासन संबंधी विवरण कहां पर है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। कोई दिक्कत है कि नहीं को बताइए। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाँ, कलिंग राजा खारवेल के बारे में बताया गया। वेरी गुड, किसके बारे में बताया, कलिंग राजा खारवेल के बारे में बताया गया है। कोई दिक्कत है, चलो, क्लियर यहां तक सभी को। चलो, नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख। और शासक की बात की जाए, शासक पे था रुद्रदामन। शासक कौन था यहाँ पे, रुद्रदामन। ये रुद्रदामन। और इसका इंपॉर्टेंट ये है कि संस्कृत का या संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, अब बहुत सारे भाषा में अभिलेख को देखे होंगे, तो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख यहाँ पे कौन था, हमारा जूनागढ़ अभिलेख। कोई दिक्कत है, चलो, है ना, जूनागढ़। तो इसमें बताया क्या गया, इसमें इसके किसके, रुद्रदामन, इसके विजयो और व्यक्तित्व का विवरण है, जूनागढ़। ये है कहां पर हमारा, गिरनार। तो कभी कभी हम लोग गिरनार के नाम से भी इसको जानते हैं। ये जूनागढ़ अभिलेख आपको देखने को मिलेगा।
कोई दिक्कत है? तो जूनागढ़ अभिलेख कहां पर हो गया? गिरनार में। शासक कौन हो गया? रुद्रदामन। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब यहाँ पे नोट लिखने की बात है कि नोट में क्या समझिएगा। यहाँ पे नोट में क्या, देखिए अगर जूनागढ़ अभिलेख का अगर संबंध की बात करें तो इसका संबंध किससे था? अशोक से था। तो इसमें सबसे पहले किसने खुदवाया? अशोक ने। अशोक से कहा गया रुद्रदामन। रुद्रदमन बोलते हैं। और रुद्रदमन से स्कंदगुप्त। ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख से इन तीनों नामों का लगाव बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, स्कंदगुप्त हमने क्या बोला? पहला अशोक, दूसरा रुद्रदामन और तीसरा हमारा क्या हो गया? यहाँ पे स्कंदगुप्त हो गया। ठीक है, चलिए तीनों ने, तो अशोक ने भी इसे लेख खुदवाया था, रुद्रदामन ने भी लेख खुदवाया था, स्कंदगुप्त ने भी लेख खुदवाया था। ये इंपॉर्टेंट, लेख खुदवाया था। यहाँ तीनों का संबंध है। यहाँ पे तीनों का संबंध है। चलिए राहुल सुदर्शन झिलका, हाँ ठीक है, चलिए हाँ और बहुत सा बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? हाँ और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने बोला यहाँ पे, इसमें आपको देखने मिलेगा सुदर्शन झील का निर्माण। सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण। ठीक है, तो सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जिक्र कहां पर है? जूनागढ़ अभिलेख में है। और साथ ही साथ यहां पे देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख, ये भी चीज है क्योंकि आपने जाना होगा कि सुदर्शन झील जो कि कहां पर है? गुजरात में। और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और वहां के जो गवर्नर थे पुष्यभूति, तो पुष्यभूति द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किस लिए? कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, है ना। क्योंकि देखिए सिंचाई उस समय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, आज भी है। तो यहीं पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था अपने गवर्नर को बोलकर। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ सुदर्शन झील, हाँ सुदर्शन झील, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हमारा कौन सा अभिलेख हो गया? जूनागढ़ अभिलेख। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है यहाँ पे सभी को? हाँ या ना? मतलब सभी को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारा एरन अभिलेख। नेक्स्ट कौन सा? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख, और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख में मिलता है। इसलिए देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत ही ज्यादा। एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार कि सती प्रथा का पहला प्रमाण किस अभिलेख में देखा गया था? एरन अभिलेख। अब सवाल उठता है कि सती कौन हुई थी। सवाल यहां पर उठता है कि सती कौन हुई थी, याद रखिएगा। चलिए तो याद रखिएगा सती। तो हुन आक्रमण के समय, हुन आक्रमण के समय भानुगुप्त के सेनापति
गोपराज गोपराज मारा गया था, मारा गया था ना। तो इसी के पत्नी, तो गोपराज की पत्नी सती हो गई थी, सती हो गई थी। ठीक है, ये था। तो सती प्रथा का पहला प्रमाण कौन सा अभिलेख से मिलता है? हमें एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, और इसकी पत्नी क्या हुई थी? समझ आ रहा? हाँ या ना? चलो, हाँ, सती प्रथा का उल्लेख, हाँ, तो सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहला किसमें हुआ था? एरन अभिलेख में हुआ था। और किसकी पत्नी यहाँ पे सती हुई थी? तो गोपराज की। और गोपराज क्या था? भानुगुप्त का क्या था? सेनापति था। और हुन आक्रमण समय क्या थे? वीरगति को प्राप्त हुए थे। समझ आया? चलो, ये है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख। देखिए, विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख, और ये विदिशा है कहाँ? हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है विदिशा। सांची स्तूप भी सुने होंगे आप लोग, तो ये चीज। ठीक है, चलो, अब इसमें क्या खासियत समझेगा कि यवन राजा हेलियोडोरस, यवन राजा हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपनाया था। भागवत धर्म को अपनाया था। इस चीज का जिक्र है तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ, और ये एमपी में मिलता है एक जगह वेसनगर। तो बेसनगर कहाँ है? एमपी में एक जगह तो वही है। तो विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख बेसनगर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत है? इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखिए, ये तो यवन राजा था, तो शरण किसके पास लिया? तो यह गंग राजा के पास शरण लिया था। तो ये हमारा हो गया विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख। क्लियर है? तो यवन राजा हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपनाया था। इस बात का जिक्र यहाँ पर विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलो, हाँ या ना? क्लियर सभी को? नेक्स्ट है अयोध्या अभिलेख। नेक्स्ट है अयोध्या अभिलेख। क्या है? अयोध्या अभिलेख। क्या है? और इसका संबंध जो है वो पुष्यमित्र शुंग से। पुष्यमित्र शुंग क्या है? पुष्यमित्र शुंग है ना। पुष्यमित्र शुंग आप देखे होंगे, पहला शुंग वंश सुनोगे, पहला ब्राह्मण वंश था। ये पहला ब्राह्मण वंश। तो पहला ब्राह्मण वंश कौन था? पुष्यमित्र शुंग। देखे होंगे, आप जानते होंगे, क्या पढ़े होंगे, जब मौर्य वंश शुरुआत हुआ था, महाजनपद आप पढ़ेंगे, है ना। तो महाजनपद में देखिए मौर्य वंश था, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। और शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने।
ठीक है। तो अयोध्या अभिलेख का अयोध्या अभिलेख का जो संबंध है वो पुष्यमित्र शुंग से है। ऐसे इसमें अश्वमेध यज्ञ का जिक्र किया गया है ना। चलिए ये अश्वमेध यज्ञ का जिक्र है, अश्वमेध यज्ञ का जिक्र है ना, जिक्र। और धनदेव ने कराया था, धनदेव ने कराया था। तो यहां पे सवाल बनता है किस अभिलेख में अश्वमेध यज्ञ का जिक्र है, तो याद रखिएगा अयोध्या अभिलेख। तो अब यहां से ऐसे रख लीजिए थे, अयोध्या में देखिएगा भगवान राम थे उस समय, देखिए अश्वमेध यज्ञ किए थे वो, है ना। तो वहां से याद रख लीजिएगा अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ का जिक्र किसमें है, अयोध्या अभिलेख में देखने को मिलता है। कोई दिक्कत है? चलो हो गया, हाँ या ना। चलो इसके बाद है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख का संबंध है गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री, क्या नाम है, गौतमी बलश्री। तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नासिक अभिलेख हो गया। अब देखिए इसमें क्या चीज का जिक्र है, तो याद रखिएगा सातवाहन कालीन घटनाओं का जिक्र है। सातवाहन कालीन घटनाओं का क्या है, जिक्र है। ये हमारा कौन सा है, नासिक अभिलेख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख क्या है, प्रयाग स्तंभ लेख, नाम ही से चल रहा है आपको प्रयाग, ठीक है। समझ में आ रहा सभी को, हाँ या नहीं, कमेंट कर बताए कि सभी को समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा सभी को, चलिए, है ना। तो प्रयाग स्तंभ लेख किससे रिलेटेड है, समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त। तो यहां पे कौन हो जाएगा हमारा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। अब इसमें दिखेगा क्या आपको, तो समुद्रगुप्त के विजयों और नीतियों का क्या है, पूरा विवरण यहां पे देखने को मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं इस अभिलेख में, इस अभिलेख में विजयों, जो भी जीता तो विजयों और नीति मतलब तो पॉलिसी, नीतियों का विवरण है, क्या है, विवरण है। ये हमारा कौन सा है, प्रयाग स्तंभ लेख हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस सर। समझ में सभी को आ रहा है, यस सर। सभी लोग नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं, सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पहले बताइए। सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यस सर, वेरी गुड। देखिए नोट डाउन करना पड़ेगा, नोट डाउन आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा ग्वालियर अभिलेख। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। कौन सा है, ग्वालियर अभिलेख है। तो ग्वालियर अभिलेख आपको कहां पे देखने मिलता है, एमपी में है। कहां पर है, एमपी। देखिए नाम से पता चल रहा है ग्वालियर, तो देखिए कुछ कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिसके नाम से आप उसे क्या कर लीजिएगा, पकड़ लेंगे, है ना। तो ग्वालियर अभिलेख का संबंध किससे है, भोज प्रतिहार, भोज प्रतिहार, भोज प्रतिहार, ग्वालियर अभिलेख। कोई दिक्कत है कि नहीं को बताइए, है ना, भोज प्रतिहार। उसके बाद है मंदसौर अभिलेख।
मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ठीक है। अब मंदसौर अभिलेख का संबंध है मालवा नरेश, मालवा नरेश यशोवर्मन, यशोवर्मन। तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, कोई दिक्कत है? चलो उसको देखने मिलता है आपको एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। और इसका संबंध है पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख। तो ये बहुत ज्यादा पूछता है कि एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अभिलेख में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्धों का क्या है, विवरण है। तो अब लिख सकते हैं यहां पर, इस अभिलेख में, इस अभिलेख में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के युद्धों का विवरण है। इसीलिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है हमारा कौन सा, एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख है कहां पर, कर्नाटक। ये कहां पर है, कर्नाटक में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, ठीक है। चलो कर्नाटक में, हाँ कर्नाटक में एक जगह आपने सुना होगा बीजापुर, बीजापुर। और इसके जो लेखक है ना, इसके लेखक रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, इंपॉर्टेंट, रवि कीर्ति। तो लेखक इसके कौन हो गया, रवि कीर्ति, एहोल अभिलेख, जो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। क्लियर है? भित्रीय स्तंभ लेख हुआ था क्या, भित्रीय स्तंभ लेख, भित्रीय स्तंभ लेख नहीं हुआ था, नहीं, ठीक है, ठीक है, नहीं हुआ था क्या, भित्रीय स्तंभ लेख हुआ था क्या, एक बार देखिए तो, भित्रीय स्तंभ लेख, भित्रीय स्तंभ लेख नहीं हुआ, लिख लीजिए, भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है। और भीतरी स्तंभ लेख का जो संबंध है वो मिलेगा स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त, क्या है, स्कंद गुप्त। ये शासक है, देखिए जो भी चीज हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे भोज प्रत्यार लिखे शासक है, मालवा नरेश यशोवर्मन शासक है, स्कंद गुप्त क्या हमारा शासक, ये सभी हम शासक के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, शासक के बारे में। और यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर इसका अगर मैटर की बात है, क्या मैटर, यहाँ पे क्या मैटर है, तो इस मैटर को आप लिख सकते हैं सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है, सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है, सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो ये सारे कुछ हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी, तो यहाँ तक याद रखें, भीतरी मतलब भीतर की बात है, क्या है, भीतर की बात है, इसके जीवन अनेक घटनाओं का क्या है, विवरण मिलेगा। तो इसमें इनके जीवन के अनेक घटनाओं का
विवरण क्या है? विवरण। समझ में आ रहा? समझ में आया? हाँ या ना? नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ भैया बताइए? नहीं हुआ हो। ठीक है, क्लियर है? ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, अभिलेख है ना। नेक्स्ट एक अभिलेख है पर्सिपोलिथ। एक है पर्सिपोलिथ, पर्सिपोलिथ और व्यवस्थित अभिलेख है ना। एक अभिलेख हमारा है पर्सिपोलिथ और पर्सिपोलिथ और बेहस्तून। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। बेहस्तून एक अभिलेख है, पर्सिपोलिथ और बेहस्तून अभिलेख। किसने किसने नाम सुना बताइए, किसने किसने नाम सुना है? इसमें क्या है, इसमें लिखा गया कि ईरानी सम्राट, इसमें क्या समझेगा, ईरानी सम्राट, ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु घाटी क्षेत्र पर, सिंधु नदी घाटी, जैसे लिख लीजिए इसको, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र पर, क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है हमारा पर्सिपोलिथ और बेहस्तून अभिलेख। बताइए, हाँ समझ में आ रहा है? हाँ या ना? समझ में आ रहा सभी को? तो ये सारे है और ईटीसी में बहुत हो जाएंगे और बहुत सारे हमारे क्या है, अभिलेख है। ये सारे हमारे क्या है, मेन अभिलेख है। तो क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा, सिक्के कॉइन्स नहीं हो पाएंगे, तो सिक्के, स्मारक, चित्रकला और मोहरे, ये सारे हम कभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखें, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमने क्या देखा, अभिलेख के बारे में। और बहुत सारे अभिलेख है, जैसे से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, रानियों के बारे में पढ़ेंगे, तो चैप्टर में भी अभिलेखों का हम वहां पे जिक्र करेंगे। यहाँ तो हमने मेन मेन अभिलेखों के बारे में बात किया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? थोड़ा बहुत क्लियर है? क्लास समझ में आया? तो देखिए, जो भी चीज है, इससे पहले और एक क्लास हो चुकी हिस्ट्री की, तो जो उस क्लास को नहीं किए हैं उस क्लास को जाके आप कर ले। कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे आपके आने वाले समय में, वो सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण होगा। चाहे सवाल इजी हो, चाहे सवाल टफ हो, सारे सवाल आपके यहाँ पर बनेंगे इस क्लास में, अगर आप बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि ये मेरा अपना है, यूट्यूब चैनल है, तो आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग ग्रो करवाइए, थोड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा शेयर होगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, हिस्ट्री भी लाएंगे, ज्योग्राफी भी लाएंगे, पॉलिटी भी लाएंगे, इकोनॉमिक्स भी लाएंगे, झारखंड भी लाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के
वो देखते हुए कराएंगे, है कि नहीं? हाँ। सारा असिस्टेंट जज, सारा भैया। सर आवाज नहीं आ रहा, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रहा? हाँ तो रहा जी, है ना? और उस बोल रहे आवाज नहीं आ रहा, आवाज तो आ रहा है, आवाज तो क्लियर है ना? तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए। अगर सपोर्ट करते हैं तो अभी बहुत सा चीज हम लोग यहाँ पे सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। क्वाइंस के बारे में पढ़ेंगे, स्मारक के बारे में, पेंटिंग के बारे में, मोहरे के बारे में, है ना? मंदिर के बारे में, यहाँ पे मंदिर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा? अरे मंदिर भी है, क्या है? मंदिर भी है, ठीक है, मंदिर। वो सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर साहित्यिक शोध में पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा चैप्टर है पर एक निचोड़ है, सभी सब्जेक्ट जितने भी टॉपिक इतिहास का, वो सभी का निचोड़ यहाँ पर मिलेंगे इस क्लास में। उसके बाद फिर जब ये हो जाएंगे, सोर्सेस हो जाएंगे, तो फिर पढ़ेंगे हम लोग स्टोन एज पढ़ेंगे। स्टोन एज में सभी चीजों को देखेंगे, एक एक बारीकी से, एक एक चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको हड़प्पा सभ्यता, उसको वैदिक सभ्यता, उसको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, सुंग वंश, कन्नौ वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, जितने भी वंश है, संगम, सभी डायनेस्टी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? चलो सर आवाज नहीं आ रहा, अब आ रहा है, ठीक है? चलो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। समझ में आया? यस या नो? क्या ये सारी चीजें आप लोग पढ़े थे पहले? एक बार कमेंट करके बताइए कि ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ा था, हाँ या ना? एक बार पढ़ा था आप सभी ने? कि कुछ नया चीज सीखने को मिला इस क्लास के माध्यम से आपको? अगर मिला है, ईमानदारी से अगर थोड़ा सा भी लगा आपको कि इस क्लास के माध्यम से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो क्लास को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है? हाँ आ गया सर, हाँ सर, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आगे क्वाइंस पढ़ेंगे, चित्रकला पढ़ेंगे, मंदिर पढ़ेंगे, मोहरे पढ़ेंगे, है ना? आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना को बहुत बड़ी बात नहीं। पढ़ाने के हम तुरंत पढ़ा देंगे, उससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं। जब एग्जाम में सवाल ही ना भिड़े तो फिर पढ़ाई किस चीज का? वो पढ़ाई फिर पढ़ाई नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना? नहीं पढ़ते, मजा आ गया, ठीक है? तो चलिए मजा इसी प्रकार से आते रहिएगा, और हमको सजा मत दीजिए। थोड़ा सा आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे इसी हिस्ट्री को बढ़ाते हुए, है ना? और पॉलिटी भी लेंगे, आएंगे पॉलिटी पे। पॉलिटी पढ़ना चाहेंगे आप लोग, हाँ या ना? पॉलिटी भी लाएंगे, हिस्ट्री भी लाएंगे। टाइम का सबका अलग अलग रख देंगे ना, समय कम है तो अधिक से अधिक क्लासेस में देना चाहूंगा आप लोग को। तो एक तो झारखंड जीएस में देना चाहूंगा, और एक तरफ से इधर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चलते रहे ना। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, चाहे आप स्टेट का तैयारी करते हो या सेंट्रल की तैयारी करते हो। सेंट्रल तैयारी करते हो तो ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा, और स्टेट के लिए सिर्फ एक आपको झारखंड अलग से पढ़ना पड़ेगा। इतना ही तो है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।